हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मनवीर। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं आपको बायो का जो स्टफ़ है क्लास 11th का वो प्रोवाइड करने वाली हूँ। आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायो के यूनिट 1 के चैप्टर 1 के साथ, विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड का मतलब कि जो ये हमारा वर्ल्ड है इसमें कितनी सारी लिविंग चीज़ें हैं, ठीक है, लाइफ है, कितनी सारी अलग अलग वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे इस वर्ल्ड में। तो ये द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो हमारा कितना ज़्यादा वंडरफुल है। यस, जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो कितना ज़्यादा वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। इस वर्ल्ड में जो लिविंग टाइप्स हैं उसकी अलग अलग बहुत सारी हमारे पास रेंज अवेलेबल हैं। इस वर्ल्ड में हमारी जो लिविंग टाइप्स है उनकी अलग अलग रेंज अवेलेबल है और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs, leave us speechless. सिर्फ लिविंग जो टाइप्स की वाइड रेंज है, सिर्फ यही अमेजिंग नहीं है, जो हैबिटेट्स हैं जो कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इतने अलग अलग हैं, जिनमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पाते हैं, चाहे वो कोल्ड माउंटेन्स हों, चाहे वो डेसिडुअस फॉरेस्ट हों, चाहे वो ओशियंस हों, चाहे वो फ्रेश वाटर लेक्स हों, चाहे वो डेजर्ट्स हों, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हों, ये सारी चीज़ें क्या है हमें स्पीचलेस छोड़ देती हैं। स्पीचलेस क्यों छोड़ देती हैं? क्योंकि एक तो लिविंग टाइप इतनी वाइड रेंज की है देन वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इतने अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, और ऐसे हैबिटेट्स में जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, अजीब हैं। जैसे कोल्ड माउंटेन है, इतने कोल्ड माउंटेन में हम तो नहीं रह सकते, लेकिन बहुत सारे हैबिटेट्स हैं जो रहते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ओशियंस हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। The beauty of a galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. अभी अभी जो गैलोपिंग हॉर्स है, माइग्रेटिंग बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ऐसे बर्ड्स, फ्लावर्स की जो वैली है, ठीक है, ऐसी शार्क जो अटैक करती हैं, ये सभी चीज़ों की ब्यूटी जो है ये हमें एक ऑ की एक्सप्रेशन करने में मजबूर कर देती है, और हमारे अंदर एक वंडर की डीप सेंस डेवलप हो जाती है। हम शॉक हो जाते हैं जब हम कोई भी जैसे नई चीज़, नया ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो हम शॉक हो जाते हैं, जो भी हम हैरान हो जाते हैं। तो इन सभी की ब्यूटी जो है वो हमें एक ऑ की फीलिंग देती है, एक वंडर की डीप सेंस देती है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. अभी जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उनमें कॉपरेशन भी होती है। जैसे इतने सारे हमारी आसपास पॉपुलेशन है, उनके अलग अलग मेंबर्स हैं, उनके बीच में कॉपरेशन भी होती है, वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, राइट, इकोलॉजिकली। एंड कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में यही हाल है। जैसे कम्युनिटी है, कम्युनिटी में पॉपुलेशन आ जाती है, पॉपुलेशन में फिर मेंबर्स आ जाते हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़ में भी क्या है, कॉपरेशन भी होती है, कन्फ्लिक्ट भी होते हैं। वैसे अलग अलग पॉपुलेशन में, वैसे अलग अलग मेंबर्स में, इवन कि सेल के अंदर भी इतना मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, मतलब सेल के अंदर भी इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो आपस में कॉपरेट भी करते हैं, जगह के लिए लड़ते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ये सोचने में मजबूर कर देती हैं कि व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, कि लाइफ है क्या, व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। अभी जो ये क्वेश्चन है ना, इसके अंदर फर्दर 2 क्वेश्चंस और हैं। द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज़
एज अपोज टू द नॉन लिविंग। पहला क्वेश्चन तो क्या है, टेक्निकल वन है, और वो किसका आंसर ढूंढता है, वो आंसर ढूंढता है कि जो लिविंग है वो है क्या, वट लिविंग इज, लिविंग है क्या अगर हम नॉन लिविंग के कंपैरिजन में देखें। तो जो पहला बेसिकली क्वेश्चन है वो क्या है, टेक्निकल है, एंड वो आंसर ढूंढता है इस क्वेश्चन का कि वट लिविंग इज, कि लिविंग है क्या एज अपोज टू द नॉन लिविंग, क्योंकि लिविंग को नॉन लिविंग के अपोज माना जाता है, अपोजिट माना जाता है, तो लिविंग एक्चुअल में है क्या। एंड सेकंड क्या है, फिलोसफिकल क्वेश्चन है, और ये मतलब कि पूछता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का पर्पस क्या है। जैसे जो फिलोसफर्स होते हैं राइट, वो मतलब कि कहते हैं कि ज़िंदगी का पर्पस ढूंढो, ज़िंदगी का ये ढूंढो कि आपका मतलब हम कह सकते हैं कि मकसद क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। फिलोसफर्स ऐसे मतलब कि कहते हैं कि ऐसे ढूंढो। तो हमें एक तो इसका आंसर चाहिए कि वट इंडीड इज लाइफ में दो क्वेश्चन है, पहला तो लाइफ का पर्पस क्या है, दूसरा लिविंग है क्या, जिसको नॉन लिविंग के अपोजिट माना जाता है। ठीक है, एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, एज अ साइंटिस्ट हम सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं ढूंढेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, वो फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं, वो फिलोसफर्स पूछते हैं। बट एज अ साइंटिस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग होता क्या है, लिविंग है क्या। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग, हम ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग। तो पहले आपका एक ऐसा ही टॉपिक था व्हाट लिविंग इज़, जो कि अभी आपके सिलेबस से कट हो चुका है। उसमें बेसिकली क्या था कि जो लिविंग चीज़ें हैं उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई। नॉन लिविंग जो हैं वो लिविंग से कैसे अपोजिट हैं, जैसे नॉन लिविंग चीज़ों में क्या है, कहते हैं ना कि ग्रोथ नहीं होती, बट फिर उन्होंने ऐसा कहा कि माउंटेन्स है, माउंटेन्स पर जब बर्फ़ पड़ जाती है तो माउंटेन्स भी तो ग्रो करते हैं। पहले तो ऐसा माना जाता था कि लिविंग का ये करेक्टरिस्टिक है ग्रोथ, लेकिन जो नॉन लिविंग चीज़ें जैसे माउंटेन्स के ऊपर स्नो पड़ जाए तो वो भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इस चीज़ के बारे में डिस्कशन था कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। अभी वो आपके सिलेबस में से कट हो गया है। अभी जो आपका टॉपिक है दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग वर्ल्ड में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यस, if you look around you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds या pets और animals and plants। तो जब आप अपने आसपास देखोगे ना तो आप इतनी सारी वैरायटी पाओगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो प्लांट्स हो जाएं जो पॉट किए हुए हैं, इंसेक्ट्स हो जाएं, बर्ड्स हो जाएं, आपके पेट हो जाएं, या दूसरे एनिमल्स एंड प्लांट्स हो जाएं। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैनॉट सी विद योर नेक्ड आई। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आप अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब आप अपने सीधे आईज से नहीं देख सकते, आपको कोई डिवाइस की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतने छोटे हैं कि आप उनको अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। लेकिन दे आर ऑल अराउंड यू, लेकिन वो आपके आसपास हैं सारे के सारे। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज। तो अगर आप उस एरिया को इंक्रीज़ कर दो जिसमें आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मान लो आपने थोड़ा सा एरिया लिया, आप उसमें ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आपने इतना एरिया लिया, आप उसमें ऑब्जर्व कर रहे हो कि कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बट अगर आप इस एरिया को इंक्रीज़ कर दो, जो आप एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन के अंडर जो एरिया है अगर आप उसको इंक्रीज़ कर दो, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी है, जो रेंज है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले इतने एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, बट इस एरिया में भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ही। तो इसी वजह से अगर आप क्या कर दो, ऑब्जर्वेशन के अंडर जो एरिया है उसको इंक्रीज़ कर दो, तो ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी और जो रेंज जो आप देखोगे वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much larger number, much greater number and kind of living organisms in it. Obviously, अगर आप एक घने जंगल में जाओगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर एंड ज़्यादा अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे उसमें। Each different kind of plant, animals और organisms that you see represent a species. सो हर अलग तरह का प्लांट, हर अलग तरह का एनिमल, हर अलग तरह का ऑर्गेनिज्म जो आप देखते हो वो स्पीसी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब देखो, हर अलग तरह का प्लांट अगर आप देखते हो, नीम का प्लांट ले लो,
ठीक है। एक आप कोई और प्लांट ले लो, है ना, जैसे आप सनफ्लावर जो है उसका प्लांट ले लो, तो सनफ्लावर का प्लांट भी एक स्पीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीम का प्लांट भी एक स्पीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बटरफ्लाई एक स्पीसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, काओ एक स्पीसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। बैक्टीरिया जो उसमें आ गया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, वो एक स्पीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर अलग अलग तरह के प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो आप अपने आसपास देखते हो वो स्पीसीज ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो कितने स्पीसीज अभी तक पाए जा चुके हैं, कितने स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब हो चुके हैं, उनकी जो रेंज है वो 1.7 से 1.8 मिलियन तक है। तो वो नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि अभी जाने जा चुके हैं, उनको डिस्क्राइब किया जा चुका है, ठीक है, उनको पाया जा चुका है, वो कितने रेंज के बीच में है, 1.7 से 1.8 मिलियन। और ऐसा माना जाता है कि अराउंड 8.4 मिलियन स्पीसीज तक ऑर्गेनिज्म, जो ऐसा माना जाता है कि अराउंड 8.4 मिलियन जो स्पीसीज़ हैं वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 8.4 मिलियन स्पीसीज़ के अराउंड जो स्पीसीज़ हैं वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। उसमें से 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ पाई जा चुकी हैं। बाकी जो स्पीसीज़ अभी अननोन है, अभी वो पाई नहीं गई हैं, अभी उनको ढूंढा नहीं गया है, बट ऐसा माना जाता है कि उतनी पाई जाती हैं। 7.8 से लेकर 8.4 मिलियन तक के बीच में जो स्पीसीज़ हैं, ऐसा माना जाता है कि वो इस धरती पर एग्जिस्ट करती हैं। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। सो बेसिकली जो अलग अलग तरह की स्पीसीज़ हैं, ठीक है, वही क्या है, बायोडाइवर्सिटी को, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, जो अलग अलग तरह की स्पीसीज़ है ना, वही क्या है, बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली है क्या, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर या अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे पाए जाते हैं, ठीक है, वही बायोडाइवर्सिटी है। अभी इतने सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे पाए जाते हैं, इतने सारे नंबर में पाए जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है एंड जो टाइप है जो अर्थ पे प्रेजेंट है, वही बायोडाइवर्सिटी है, वही बायोडाइवर्सिटी है। तो जो सारे से सारे जो स्पीसीज़ हैं, ठीक है, स्पीसीज़ के अलग, मतलब जो सारे के सारे स्पीसीज़ हैं उनके अलग अलग नंबर, अलग अलग जो उनके टाइप्स हैं जो अर्थ पे पाई जाती हैं, वही बायोडाइवर्सिटी को रेफर करती हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की जो स्पीसीज़ जो अर्थ पे पाई जाती हैं, अलग, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे पाए जाते हैं एंड बहुत सारे नंबर में पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें ही तो बायोडाइवर्सिटी को रेफर करती हैं। बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, मतलब कि लाइफ की वैरायटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी। तो अर्थ पे इतने सारी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो अर्थ के ऊपर जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट हैं, वही तो लाइफ की वैरायटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी को रेफर करते हैं, लाइफ में वैरायटी होना। Next, we should remember here that as we explore new areas, even old one, new organisms are continuously being identified. तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि जैसे जैसे हम नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, इवन कि अगर हम पुराने एरियाज़ को दोबारा से ही एक्सप्लोर करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि नए नए ऑर्गेनिजम्स कॉन्टीन्यूसली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अगर हम एक ऐसे नए एरिया में जाएं जहाँ पर अभी तक हमने आइडेंटिफिकेशन नहीं की, वहाँ पर आपको नए ऑर्गेनिजम्स पाने को मिलेंगे। ऐसे पुराने एरियाज़ में भी जाओ जहाँ पर आपने पहले ऑर्गेनिजम्स को ढूंढने की कोशिश की है, अब आप जाओगे वहाँ पर भी आपको नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। तो जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो लगातार आइडेंटिफाई हो रहे हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, या इस बुक ने, कि इस वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। अभी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे एरिया में है, हम उनको अपने लोकल नेम से जानते हैं, ठीक है। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। अभी हम अपने एरिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको लोकल नेम से जानते हैं, ठीक है, कि हमारे एरिया में इस प्लांट को ये नाम से बुलाया जाता है, इस एनिमल को ये नाम से बुलाया जाता है। जैसे मैंगो की इस बुक में एग्जांपल दी हुई है, जैसे मैंगो है,
हमारे एरिया में आम कहते हैं इसको, ठीक है, दूसरे एरिया में कोई कुछ कहता होगा, कोई अम्बा कहता होगा। तो बेसिकली हम जो हमारे एरिया, खुद के एरिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनको अपने लोकल नेम से हम जो है वो जानते हैं। ये जो लोकल नेम है ये एक जगह से दूसरी जगह वेरी करेंगे, इवन एक कंट्री में ही वेरी करेंगे, कि एक कंट्री में ही, ये नहीं कि अलग अलग कंट्री में वेरी करेंगे, एक ही कंट्री में अलग अलग जगह पर ये लोकल नेम वेरी करेंगे, ठीक है। प्लेस टू प्लेस ये लोकल नेम जो होंगे वो अलग अलग होंगे। Probably you would recognize the confusion that would be created if you did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about। अब देखो कितनी कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, कितनी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी अगर हमने एक दूसरे से बातें करने का, ठीक है, या ऑर्गेनिजम्स को रेफ़र करने का, जिस ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को रेफ़र करने का कोई तरीका नहीं निकाला या मीन नहीं निकाला। अभी जैसे हमारे एरिया में कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कुछ कहते हैं, दूसरे एरिया में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कुछ कहते हैं। अभी अगर मैं कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ उसका लोकल नेम लेकर, जो हमारे एरिया में कहते हैं, दूसरे एरिया के लोगों से, तो दूसरे एरिया के लोगों को तो वो बात समझ में नहीं आएगी कि मैं कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। तो इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर हमने वेज नहीं निकाले या फिर मीन्स नहीं निकाले एक दूसरे से बातें करने का, ठीक है, या जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको रेफ़र करने का। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए? देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। So hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। इसी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो नेमिंग है ना उसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है, सो दैट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सेम नेम से जाना जाए पूरे वर्ल्ड में। ये नहीं है कि इस जगह पे इसको ये बोलते हैं, इस जगह पे इसको ये बोलते हैं, नहीं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो नेमिंग है उसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, सो दैट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है पूरे वर्ल्ड में सेम नेम से जाना जाए, ठीक है, एक सेम नेम से वो जाना जाए। इसी प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। सो नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इस तरह नेमिंग करनी कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में सेम नेम से जाना जाए, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब ये होता है। Obviously, naming or nomenclature is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. So, अभी obviously ये चीज़ तो है कि जो nomenclature है या फिर जो naming है वो तभी possible है अगर हम organism को सही तरीके से describe करें और अगर हमें ये पता हो कि किस organism के साथ इसका जो name है वो attach है। यही तो आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन बेसिकली क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म का हमने नेम रखना है, जिस ऑर्गेनिज्म का हमने नॉमेनक्लेचर करना है, उसके फीचर्स को अच्छे से जानो, उसको सही अच्छे से करेक्टली डिस्क्राइब करो, फिर देखो कि वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी नेम्ड हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स को ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, उनमें से ये जो नया ऑर्गेनिज्म है ये किन के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, किस ऑर्गेनिज्म के साथ जो इनका नाम है वो अटैच किया जाना चाहिए। यही आइडेंटिफिकेशन है। मान लो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है हमने पाया, एक न्यू ऑर्गेनिज्म हमने पाया, पहले तो हम उसके जो फीचर्स हैं वो ध्यान से डिस्क्राइब करेंगे, करेक्टली डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो उसके फीचर्स हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ मैच हो रहे हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि ऑलरेडी नेम दिया जा चुका है, उनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ उनके फीचर्स मैच हो रहे हैं, ठीक है। जो ये नया ऑर्गेनिज्म है इसके फीचर्स फिर हमने देखने हैं कौन से ऑर्गेनिज्म से मैच हो रहे हैं जिनका हमने ऑलरेडी नाम दे दिया है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कौन से जब जिसके साथ भी उसके फीचर्स मैच होंगे, ऐसा जो ये नया ऑर्गेनिज्म है इसके फीचर्स जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ मैच होंगे जिसको ऑलरेडी नेम दिया जा चुका है, हम जो है इस नए ऑर्गेनिज्म का जो नाम है उस ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली नॉमेनक्लेचर या फिर नेमिंग तभी पॉसिबल है अगर ऑर्गेनिज्म जो है सही तरीके से डिस्क्राइब हो एंड वी नो टू वट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच्ड टू, और हमें पता हो कि किस ऑर्गेनिज्म के साथ इसका जो नेम है वो अटैच किया जाना चाहिए। इसी को ही हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। पहले तो उसके फीचर्स को अच्छे से डिस्क्राइब करना,
देन दूसरा जो ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी नोन है, जिनको ऑलरेडी नेम दिया जा चुका है, उनके साथ इसके फीचर को मैच करना, ठीक है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। क्या और आइडेंटिफाई करना कि ये जो नया ऑर्गेनिज्म है ये कौन से पुराने ऑर्गेनिज्म से मैच हो रहा है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, in order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism। अभी स्टडी करने में भी ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी आती थी। ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी आती थी। अभी ये तो है नहीं कि एक साइंटिस्ट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लेगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में से होंगे जो कि आपस में किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। अभी मान लो एक साइंटिस्ट इंडिया से है, वो इस ऑर्गेनिज्म, जो नया ऑर्गेनिज्म है उसका कोई और नाम बोल रहा है। ठीक है, मान लो नया ऑर्गेनिज्म नहीं, कोई पुराना ही ऑर्गेनिज्म है, और मान लो साइंटिफिक नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मान लो साइंटिफिक नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट जो कि वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस में से हैं, अलग अलग प्लेसेस में से हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं। मान लो एक जो साइंटिस्ट है वो इंडिया से है, एक कोई और कंट्री से है, वो जो इंडिया वाला साइंटिस्ट है वो इस ऑर्गेनिज्म का कोई और नाम बोल रहा है, हिंदी में मान लो बोल रहा है, और जो दूसरे देशों के साइंटिस्ट हैं उनको वो बात समझ में नहीं आ रहा, तो इसे स्टडी करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए, स्टडी में हेल्प करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए, ताकि हर जो नोन ऑर्गेनिज्म है, हर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके फीचर्स हमें पता है, जिनके करेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, जिसको हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, उसको हम साइंटिफिक नेम दे सकें। सो बेसिकली जो स्टडी है उसको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश किया, ताकि हम हर नॉन ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दे पाएँ। ठीक है, स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ प्रोसीजर्स दिए जो हम हर नॉन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे पाएँ। दिस इज़ एक्सेप्टेड टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो प्रोसीजर्स जो दिए गए हैं ये पूरे वर्ल्ड के जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा एक्सेप्टेड हैं। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पे जो बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो बायोलॉजिस्ट हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो बायोलॉजिस्ट हैं, ये प्रोसीजर्स उनके द्वारा एक्सेप्टेबल हैं। पहले सभी बायोलॉजिस्ट से पूछा गया था, फिर ये प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश किया गया था कि क्या सभी को ये प्रोसीजर्स मंजूर हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो बायोलॉजिस्ट हैं सभी के द्वारा ये प्रोसीजर्स एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। सो प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम है वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, वो प्रिंसिपल्स और वो क्राइटेरिया जो कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर यानी कि ICBN के द्वारा दिए जाते हैं। तो जो प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम है वो उन प्रिंसिपल्स और उन क्राइटेरिया के बेस पर दिए जाते हैं जो कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ने दिए हैं, और वो एग्रीड है सभी बायोलॉजिस्ट के द्वारा। सो प्लांट्स का जो साइंटिफिक नेम है वो ICBN के द्वारा जो प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया प्रोवाइड किए गए हैं उनके बेस पर होते हैं। प्लांट्स के जो साइंटिफिक नेम हैं वो किसके बेसिस पर रखे जाते हैं, ICBN ने जो प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया दिए हैं उनके बेस पर रखे जाते हैं, और ये जो प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया ये सभी के द्वारा एग्रीड हैं, सभी बायोलॉजिस्ट के द्वारा। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अभी एनिमल्स को कैसे नाम दिया जाता है। एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अभी जो एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट है उन्होंने ICZN बनाया, ठीक है, और ये जो ICZN है यही क्या करता है, एनिमल्स को साइंटिफिक नेम देता है। ठीक है, ICZN ने जो प्रिंसिपल्स जो क्राइटेरिया सेट किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, उनके बेसिस पर एनिमल्स को साइंटिफिक नेम दिया जाता है, एनिमल्स का साइंटिफिक नेम रखा जाता है। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। अभी जो साइंटिफिक नेम है ना ये इंश्योर करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नेम हो। ये नहीं क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा साइंटिफिक नेम दे दो, नहीं। साइंटिफिक नेम जो है उसके जो प्रोसीजर्स हैं, देखो साइंटिफिक नेम हमेशा ये इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही नाम दिया जाए। ये नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा साइंटिफिक नेम दे दिए, नहीं। सो बेसिकली जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे क्राइटेरिया हैं,
वो इस तरीके से साइंटिफिक नेम देते हैं कि वो इंश्योर करें कि हर ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही नाम दिया जाए, कि ये नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे नाम देते साइंटिफिक नेम, नहीं। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, क्राइटेरिया ICBN ICZN के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, वो इंश्योर करते हैं, या साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन दें बट हम उसका नाम ना बताएं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो लोगों को अलो करे कि वो सेम नेम पर अराइव हो। ये नहीं है कि लोगों को समझ में तो आ गया कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री में कोई और नाम बोला जा रहा है, दूसरी में कोई और नाम बोला जा रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है, बेसिकली जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम डिस्क्रिप्शन दें तो वो लोगों को अलो करे, जो कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हों लोग, कि वो सेम नेम पर अराइव हो, ये नहीं कि अलग अलग नेम दें। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन दें तो वो लोगों को, जो कि लोग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में से हैं, उनको इनेबल करे कि वो सेम नेम पर आएँ। ठीक है, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। अभी जो ये प्रिंसिपल्स हैं, क्राइटेरिया, ये भी इंश्योर करते हैं कि एक नेम अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म को दे दिया तो वो नेम कोई और नॉन ऑर्गेनिज्म के लिए ना यूज़ हो। तो ये ऑल्सो भी ये ये भी इंश्योर करते हैं कि ऐसा नेम जो है कोई और नॉन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ ना हो। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। वो ये भी इंश्योर करते हैं कि ऐसा जो नेम जो हमने ऑलरेडी किसी ऑर्गेनिज्म को दे दिया है वो कोई और नॉन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ ना हो। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific name to known organisms. अभी जो बायोलॉजिस्ट है ना, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि पूरे वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेड हैं, पूरे यूनिवर्स के द्वारा एक्सेप्टेड हैं। तो बायोलॉजिस्ट जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं नोन ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने के लिए। अगर वो कोई नोन ऑर्गेनिजम्स या नए ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट। अभी हर साइंटिफिक नाम के दो कंपोनेंट्स हैं, हर साइंटिफिक नाम के दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक तो जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। एक नाम है, ठीक है, नोन ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम है, उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो जेनरिक नेम होगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो जो ये सिस्टम है ऐसा नाम देने का जिसमें दो कंपोनेंट्स हो, उसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो जो ये सिस्टम है एक ऐसा नेम प्रोवाइड करने का जिसमें दो कंपोनेंट्स हों, इसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अभी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, वेट, बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो। नॉमियल मतलब कि कंपोनेंट, नॉमेनक्लेचर मतलब कि नेमिंग। तो दो कंपोनेंट वाली नेमिंग करना। तो जो ये सिस्टम है नेम प्रोवाइड करने का जिसमें दो कंपोनेंट्स हो, ठीक है, उसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा नाम जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं उसको प्रोवाइड करने का जो सिस्टम है उसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। हर जो ऑर्गेनिज्म है उसके साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट्स होंगे। तो एक ऐसा नाम जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं उसको प्रोवाइड करने का जो सिस्टम है उसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनेज इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो ये नेमिंग सिस्टम है यानी कि नेम देने का सिस्टम है, कौन सा? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, वो कैरोलस लिनेज के द्वारा दिया गया था और ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है, जो कि एक नेमिंग सिस्टम है, नेम देने का सिस्टम है, कैरोलस लिनेज के द्वारा दिया गया था, वो पूरे वर्ल्ड के जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, यूज़ किया जाता है। This naming system used a two-word format.
वॉज फाउंड कन्वीनियंट। तो जो ये नेमिंग सिस्टम है जो कि 2 वर्ड फॉर्मेट का यूज़ करता है, 2 कंपोनेंट का यूज़ करता है, इसको कन्वीनियंट माना गया था। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। तो जो ये नेमिंग सिस्टम है जो कि 2 वर्ड फॉर्मेट को यूज़ करता है, यानी कि 2 वर्ड के फॉर्मेट को यूज़ करता है, 2 कंपोनेंट के फॉर्मेट को यूज़ करता है, उसको कन्वीनियंट माना गया था। अभी हम लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। अभी जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने का वे है उसको अच्छे से समझने के लिए हम मैंगो के एग्जाम्पल लेते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। अभी मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बाइनोमियल नेम। अभी देखते हैं ये बाइनोमियल नेम कैसे है। इस नेम में जो मैंजीफेरा है वो तो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये देखो जेनरिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इंडिका है वो एक पर्टिकुलर स्पीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें देखो 2 कंपोनेंट्स है ना, एक मैंजीफेरा और एक इंडिका। ठीक है, तो ये बाइनोमियल नेम ही तो है, 2 कंपोनेंट वाला नेम। इसमें जो मैंजीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जीनस भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, यानी कि जेनरिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीनस बेसिकली रिलेटेड स्पीसीज या सिमिलर स्पीसीज का ग्रुप होता है। सो मैंजीफेरा जीनस या जेनरिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिका क्या है, इंडिका एक पर्टिकुलर स्पीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इंडिका हम कह दें एक पर्टिकुलर स्पीसी है। इंडिका क्या है, इंडिका इज़ अ पर्टिकुलर स्पीसी। इंडिका एक पर्टिकुलर स्पीसी है। स्पीसी मैंने आपको बताया क्या होता है, स्पीसी या फिर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एपिथेट है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आ रहा है एज फॉलोस। अभी कुछ और भी रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के। ठीक है, पहले हमने ऊपर तो बहुत सारे पढ़ लिए। ठीक है, कि एक नेम जो हमने ऑलरेडी किसी को दे दिया वो कोई और नॉन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ नहीं होगा। ठीक है, देन हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नेम होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग अलग पार्ट के जो लोग हैं उनको अलो करेगी कि वो सेम नेम पर अराइव हों, सेम नेम बताएं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम डिस्क्रिप्शन दें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम डिस्क्रिप्शन दें तो वो अलग अलग वर्ल्ड के जो पार्ट्स हैं उनमें जो लोग हैं उनको अलो करेगी कि वो सेम नेम दें। ठीक है, सेम नेम पर अराइव हों। अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन बताएं तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो डिस्क्रिप्शन है वो लोगों को अलो करे कि वो सेम नेम पर अराइव हों, सेम नेम जो है वो बताएं, चाहे वो लोग वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से हों। ठीक है, ये तो 3 रूल्स मैंने आपको बताए। अभी इसके अलावा कुछ और रूल्स भी हैं जो कि यूनिवर्सल रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के। ठीक है, साइंटिफिक नेम देने के कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो अक्सर ही लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। वो बेसिकली लैटिनाइज्ड होते हैं, या फिर हम कह दें लैटिन लैंग्वेज से डिराइव होते हैं, चाहे उनका ओरिजिन कोई मर्जी हो। ठीक है, बाइनोमियल नेम्स का चाहे ओरिजिन कोई मर्जी हो, चाहे वो स्पीसी जो है वो किसी भी जगह से पाई जाए, उसका ओरिजिन चाहे कोई मर्जी हो, लेकिन वो जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे वो हमेशा लैटिनाइज्ड होंगे, यानी कि लैटिन लैंग्वेज से ही लिए जाएंगे, लैटिन से ही डिराइव किए जाएंगे। ठीक है, हमेशा वो लैटिन होंगे। हमेशा जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो क्या होंगे, लैटिन में होंगे एंड इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। बायोलॉजिकल नेम बेसिकली क्या है, साइंटिफिक नेम को ही हम बायोलॉजिकल नेम बोल देते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। तो बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट वर्ड है वो तो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है यानी कि बायोलॉजिकल नेम का जो सेकेंड वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है, यानी कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में भी जो मैंजीफेरा है वो क्या है, बायोलॉजिकल नेम का फर्स्ट वर्ड है जो कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंडिका वो सेकंड कंपोनेंट है जो कि स्पीसी या स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट या रिप्रेजेंट करता है, और ये मैंजीफेरा इंडिका पूरा एक बायोलॉजिकल नेम है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अभी मैंजीफेरा इंडिका देखो, ये तो हमने यहाँ पर क्या हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, लेकिन जब हम बायोलॉजिकल नेम में दोनों वर्ड्स को हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन लिखेंगे, तो उनको हम अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एंड जब हम प्रिंट कर रहे होंगे तब हम इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे ताकि हम उनके लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर पाएँ या इंडिकेट कर पाएँ, शो कर पाएँ। सो बेसिकली बायोलॉजिकल नेम के दोनों वर्ड्स को जब तो हम हाथ से लिखेंगे तब हम दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे
लेकिन अगर हमने प्रिंट करना है, जैसे बुक में ये प्रिंट किया हुआ है ना मैंजीफेरा इंडिका, तो उसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे। देखो यहाँ पर इटैलिक्स में लिखा हुआ है। क्यों इटैलिक्स में लिखेंगे? बायोलॉजिकल नेम के लेटिन ओरिजिन को शो करने के लिए कि हाँ ये लेटिन ओरिजिन से डिराइव हुआ है, उसको शो करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि लेटिन ओरिजिन में ज़्यादातर इटैलिक्स का यूज़ होता है। तो अगर तुम हाथ से लिख रहे हैं, जैसे मैंजीफेरा, यहाँ पर इतने इनफ स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं। देखो जैसे ये मैं हाथ से लिख रही हूँ, भी हाथ से तो मैं इटैलिक्स कैसे लिख लूँ? इटैलिक्स तो ऐसे क्या होता है, इटैलिक्स में जो फॉर्मेट है वैसे टेढ़ा सा हो जाता है। अभी हाथ से तो मैं इटैलिक्स में लिख नहीं सकती। तो जब हम हाथ से लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका, जैसे मैंने लिख दिया, तो ये बायोलॉजिकल नेम के जो दोनों वर्ड्स हैं इनको हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। जैसे इसको अलग अंडरलाइन कर दिया, इसको अलग अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि हम इटैलिक्स में तो लिख नहीं सकते। ये जो अलग अलग अंडरलाइन करना है ये भी लेटिन ओरिजिन को ही शो करता है। एक साथ नहीं अंडरलाइन करना, ये गलत हो जाएगा। अलग अलग हमने इसको अंडरलाइन करना है। देन फोर्थ क्या है रूल? द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। तो जो पहला वर्ड है जो कि जीनस को डिनोट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। अब मैंजीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल में भी ये देख सकते हो कि मैंजीफेरा क्या है, फर्स्ट वर्ड है जो कि जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है। एंड जो सेकंड वर्ड है जो कि स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। कई बार स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हम ऑथर का नाम भी लिख देते हैं, दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म। एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लिन। सो बेसिकली स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हम कई बार ऑथर का नाम भी लिख देते हैं, मतलब कि जो बायोलॉजिकल नेम है उसके एंड पे हम एब्रीवेटेड फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ऑथर का नाम भी लिख देते हैं, वो ऑथर जिसने कि वो स्पीसी को डिस्क्राइब किया है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, लिन यहाँ पर क्यों लिखा? ये ऑथर का नाम है लिनेइस, कैरोलस लिनेइस आपने सुना है ना, तो ये लिन लिनेइस ये ऑथर का नाम है। ये हमने स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा है, बायोलॉजिकल नेम के एंड में लिखा है, एंड शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। देखो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा है, पूरा नहीं लिखा हमने लिनेइस, ठीक है ना, हमने पूरा नहीं लिखा लिनेइस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनेइस। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनेइस। तो ये जो है ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है कि ये जो स्पीसी है यानी कि जो मैंजीफेरा इंडिका है वो लिनेइस के द्वारा पहली बार डिस्क्राइब किया गया था। तो हम उस ऑथर का नाम लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम के बाद या स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, हम उस ऑथर का नाम लिखते हैं जिस ऑथर ने उस स्पीसी को क्या किया हो, डिस्क्राइब किया हो पहली बार। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखा है, लिन यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि लिनेइस ने पहली बार इस स्पीसी को डिस्क्राइब किया था, मैंजीफेरा इंडिका यानी कि मैंगो को डिस्क्राइब किया था। तो हम बायोलॉजिकल नेम के एंड में वो ऑथर का नाम लिखते हैं जिसने पहली बार उस स्पीसी को डिस्क्राइब किया हो, ठीक है। सो अभी हमने आज पहले ये एक पेज पढ़ा, ये एक पेज पढ़ा, कुछ रूल्स पढ़े, बाकी हम करेंगे बाद में।